Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वी आर बैक विथ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर का नाम है भारत के विदेशी संबंध। इससे पहले आपने इस चैप्टर के ऊपर पहला पार्ट देखा हुआ है। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाके वॉच ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आज सेकंड पार्ट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का चाइना के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, विवादों की, साथ में डिस्प्यूट कैसे पैदा हुआ और बाद में जब हमारे एक्सटर्नल पॉलिसीज़ जो हमने अडॉप्ट करी थी उसको भी कहीं ना कहीं चाइना ने ना मद्देनज़र रखते हुए गलत काम किए। और साथ में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे भारत के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो थे वो आज चीन ने कब्जा रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप जानने की कोशिश करेंगे कि 1947 के अंदर हमारे देश को आज़ादी मिली थी और लगभग 1950 तक हमारे देश में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से आ चुकी थी और कांग्रेस सरकार जो थी वही सारी पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश करती थी। ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। अब क्योंकि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश था, एक डेमोक्रेटिक देश था, तो इसकी वजह से लोकतांत्रिक देश होने की वजह से यहाँ पर सही सिस्टम चल रहा था और हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ भी सही तरीके से काम कर रही थी। लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क चाइना की बात करें जो हमारी सीमाओं से टच में नहीं था, तिब्बत के बाद दूसरी कंट्री आती है जो बहुत दूर थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उस टाइम पीरियड पे एक कम्युनिस्ट सरकार आई चाइना के अंदर 1949 के अंदर। जस्ट हमारे 2 साल बाद यहाँ पर भी सरकार बन जाती है क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी समय से मोनार्की सिस्टम चल रहा था, राजाओं का शासन चल रहा था। अब यहाँ पे चाइना जो था 1947 के अंदर आज़ाद हो गया और भारत एक पहला देश था जिसने उस सरकार को मान्यता दे दी, रिकॉग्नाइज दे दिया कि हाँ भाई इस सरकार की पूरी तरीके से ये सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी है यही सरकार चलाएगी और इसीलिए हमें उन्हीं के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी बनाने में ज़्यादा विश्वास रख रहे थे। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रांगली फॉर चाइना हमने पूरी तरीके से कोशिश करी कि चाइना से अच्छे रिलेशन बनाए जा सके। इसकी वजह से नेहरू जी ने क्या करा, नो आर्मी इन इंडो चाइना बॉर्डर। इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं है और अपनी सीमाओं को बरकरार रखने के लिए हमें अब तिब्बत के कोने कोने के इलाके में या अपनी सीमाओं पर सेना तैनात करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाइना जो है वो हमारा एक अच्छा पड़ोसी देश है। शुरुआती समय में हमें यही लग रहा था, लेकिन पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सम अदर्स लीडर वर वरीड अबाउट द पॉसिबल चांस फॉर चाइनीज़ एग्रेशन इन द फ्यूचर। पर पटेल दूर दराज की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति जो बहुत दूर की सोचते हैं, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर हम इंडो चाइना बॉर्डर से चाइना बॉर्डर से अपनी आर्मी हटा देंगे तो इन केस फ्यूचर में अगर कहीं ना कहीं चाइना अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करके हमारी बाउंड्री में घुस गया तो हम क्या कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उस समय के फॉरेन मिनिस्टर के मेनन ने कहा कि नहीं, चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं और साथ में हमें पता है कि चाइना हमारे साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करेगा। इसका फुल प्रूफ जो था वो हमें यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि हमने चाइना के आज़ाद होते ही हमने पंचशील एग्रीमेंट करा, जिसे आप देखते हैं पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत बोलते हैं। इसमें हमने 5 बात पूरी तरीके से रखने की कोशिश करी थी जो हमने 28 अप्रैल 1944 में करा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत और चाइना के बीच जो भारत के प्रधानमंत्री थे भारत के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के, और उसके बाद चीन के जो प्रीमियर यानी कि उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री माने जाते थे जू एन लाई बोलिए, चाओ एन लाई बोलिए, 22 अप्रैल 1954 में इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन बन चुके थे। रिलेशन बनने का मेन मकसद क्या था दोस्तों, आप देख सकते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की इंटीरियर इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बनाए रखेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच ऑफ अदर इंटरनल अफेयर्स, हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में ना जाएं। इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप, हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को सह अस्तित्व फ़ायदा दे सके बिजनेस के अंदर, है ना। और हम हमेशा नॉन एग्रेशन रहेंगे, हम कभी भी मतलब द्वेष की भूमिका, गुस्से की भूमिका कभी नहीं, और कोशिश करें कि दोनों कंट्री के अंदर शांति बनी रहे। तो ये ऐसे प्रिंसिपल थे जो पंचशील एग्रीमेंट के अंदर फॉलो किए गए थे, जिसकी कोशिश की गई थी कि चाइना से अच्छे रिलेशन बनाए जा सके, और इसके लिए हमने उनसे संधि पत्र पे साइन भी करवा लिया था। लेकिन फिर भी जब हमने संधि पत्र पे साइन करवाया, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ चाइना के 2 डिस्प्यूट तो थे ही थे, जिसकी वजह से हमारे साथ वॉर हुआ। तिब्बत एक सबसे बड़ा इशू था, और दूसरा था बाउंड्री डिस्प्यूट कि कौन सी बाउंड्री चाइना की है और कौन सी बाउंड्री जो है वो भारत की है। ये थोड़ी सी दिक्कत थी हमारे भारत देश में कि हम इस डिस्प्यूट को अंग्रेज़ों के टाइम से ही ठीक नहीं कर पाए। क्यों? अगर आप देखेंगे तो इतना हिस्सा जो नेपाल का है, नेपाल एक स्वतंत्र कंट्री है, ठीक है, नेपाल की एक अलग बाउंड्री है, लेकिन इतना हिस्सा पहले तिब्बत के अंडर में आता था, और चाइना जो था दोस्तों इस इलाके पे रहता था। लेकिन चाइना ने क्या करा, चाइना को लगता था अपनी आज़ादी के बाद 1944 के बाद उसने कहा कि तिब्बत का हिस्सा भी हमारा है। तो जब तिब्बत का हिस्सा इन्होंने कब्जा लिया था, तो चाइना को कहीं ना कहीं लगता था कि जो अक्साई चिन है और साथ में जो अरुणाचल प्रदेश की कुछ भूमि है, वो भी कहीं ना कहीं चाइना का ही हिस्सा था इन पास्ट में, है ना। तो एक तो ये तिब्बत इशू था, दूसरा ये जो था ये एक बॉन्डेड डिस्प्यूट भी कहलाया जा सकता है। तिब्बत इशू में मैं ये बोल सकता हूँ कि तिब्बत जो कब्जा लिया गया था, तो यहाँ के जो धार्मिक गुरु दलाई लामा थे, उनको हमने भारत में शरण दी थी, तो इसकी वजह से तिब्बत इशू आया सामने। तो तिब्बत इशू में अगर आप देखेंगे तो 1950 के अंदर लगभग चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल कर लिया, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हिस्सों पे अपना नियंत्रण बना लिया। वहाँ के लोकल लोगों ने इसका विरोध करा, उन्होंने कहा कि चाइना अगर इंडिपेंडेंट कंट्री है तो तिब्बत भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। वहाँ तिब्बती लोगों ने इसका विरोध करा, लेकिन सिंपल सी बात है, तिब्बत लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि चाइना के पास अपनी खुद की आर्मी थी, है ना। तो यहाँ पे इंडिया ट्राई टू परस्यूड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम फॉर द इंडिपेंडेंस। अब भारत तो यही चाहता है कि शांति प्रिय बने रहना, तो उस बाउंड्रीज को बनाए रखना, तो इसीलिए चाइना से भारत ने तिब्बत के स्वतंत्रता होने की दावा करने की कोशिश करी, और ये कहा कि हमें तिब्बत को मान्यता देनी चाहिए कि वो स्वतंत्र बने रहे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम 1954 के अंदर पंचशील एग्रीमेंट कर चुके थे चाइना से। पंचशील एग्रीमेंट में क्लियर बोला गया था कि हम किसी चाइना के इंटरनल डिस्प्यूट के अंदर नहीं फंस सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने जो चाइना की सरकार जो भी काम कर रही थी, हमने एडमिटेड कर लिया, स्वीकार कर लिया कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि तिब्बत का हिस्सा आपका होगा तो शायद से वो आपका ही हिस्सा होगा। पंचशील एग्रीमेंट का तो हमने तो फॉलो करा, चाइना ने इसका मिसयूज़ करा। अब यहाँ पे 1956 के अंदर वहाँ के लोकल लोगों के बीच में डिस्प्यूट पैदा होने लग गए, विद्रोह बहुत ज़्यादा छिड़ने लग गया। तो इसीलिए वहाँ के तिब्बत के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल गुरु कहा जाता है, दलाई लामा, उन्होंने इस बात के बारे में नेहरू जी से इन्फॉर्म करने की कोशिश करी। नेहरू जी को बताया कि भाई हमारा जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जो अंदरूनी गड़बड़ियाँ हो रखी है और चाइना तिब्बत को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं हमारे इसमें मदद करनी चाहिए। भारत शांति प्रिय देश है, इसीलिए वो कोशिश कर रहा था कि तिब्बत के मैटर को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। इसीलिए चीन ने आश्वासन दिया भारत को, क्योंकि वो एक फ्रेंडली देश था उनका, इसीलिए चीन ने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम तिब्बत की ऑटोनॉमी को स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। तिब्बत के जो बाहरी हिस्से हैं उस तिब्बत को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाएगी, जिसमें तिब्बत के अंदर आर्मी तो चाइना की होगी, लेकिन तिब्बत में जो उनके धार्मिक गुरु हैं,
धर्म को मानने की चीज़ें हैं, उनके अधिकार हैं, वो सब उनको दिए जाएंगे। मतलब कि चाइना इनडायरेक्टली रूल करने की कोशिश कर रहा था तिब्बत पे। जैसे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में सेना जो होती थी वो भारत की होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो वासी होते थे वो अपने ही कल्चर को फॉलो करते थे, उनका अपना देश का संविधान था। ऐसे ही सेम चाइना का था। चाइना ने उनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे तो दी तिब्बत वासियों को, लेकिन आर्मी जो थी वो चाइना की ही रहती थी। तो इस तरीके से तिब्बत के लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी। तो इसकी वजह से हुआ क्या, 1958 के अंदर चाइना के खिलाफ तिब्बत लोगों ने पूरी तरीके से आर्म अपराइजिंग कर दी, दैट मीन्स आर्म रिबेलियन कर दिया, जिससे आप सरल शब्दों में सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। वहाँ के लोकल लोगों को लगा कि हमें अब कहीं ना कहीं जो लड़ाई करके ही अपने तिब्बत को आज़ाद करवाना पड़ेगा, है ना। लेकिन सिंपल सी बात है, तिब्बत के लोगों की कोई लीडरशिप नहीं थी। वहाँ के धार्मिक गुरु जो थे खुद भी इतने बड़े नहीं थे कि वो चाहे तो चाइना को हरा सके। चाइना की आर्मी उस टाइम पे इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसने चीन की जो सेना थी उसने विद्रोह को दबा दिया। अब जब विद्रोह को दबा दिया तो तिब्बत के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए बहुत सारे तिब्बत वासी जो थे पूरी तरीके से दलाई लामा के साथ भारत आ गए और उन्होंने राजनीतिक पॉलिटिकल अजाइलम की बात करी और मांग करी कि भाई हमें शरण दी जाए। कहाँ पर? भारत में। अब भारत जो था वो अतिथि देवो था, मतलब अतिथि आते थे और हम उनको आराम से पालने की कोशिश करते थे। सो दैट इज़ वाई भारत के अंदर एक धर्मशाला बनाई गई जिसमें घर बनाए गए और वहाँ पर उनको बसाया गया। अब यहाँ पे जब उनको बसाया गया तो चाइना ने डायरेक्टली बोला कि आप हमारे इंटरनल मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण हो गया जिसकी वजह से चाइना और भारत का रिलेशन खराब हुआ। चाइना ने इसका विद्रोह करा कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने किया। दूसरा विद्रोह था हमारा जो चाइना के डिस्प्यूट में आया था, वो था सीमा विवाद। अब आपको पता है कि 200 साल तक हमारे भारत के अंदर 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके टाइम पीरियड से देश की आज़ादी तक 1947 तक देश के अंदर लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने ही हमारे ऊपर राज किया था। तो जिस टाइम पीरियड पे अंग्रेजों को लग रहा था कहीं रशिया के लोग या चाइना के लोग भारत के अंदर एंट्री ना मार ले, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं सीमाओं को बांधने की और सीमाओं को बताने की कोशिश उस टाइम पे ही कर ली थी। लेकिन क्योंकि बाउंड्री फिक्स नहीं हो पा रही थी, बाउंड्री क्लियर नहीं थी, क्योंकि वहाँ पहाड़ के इलाके थे, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, कोई सीमा रेखा मेंशन नहीं करी हुई थी अंग्रेजों के टाइम से। इसकी वजह से चाइना जो था वो रेडी नहीं था कि कॉलोनियल लोगों ने जो भी डिवीजन ऑफ बाउंड्री बनाई थी उसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कोई पर्टिकुलर तार नहीं थी, मेजरमेंट नहीं था। इसकी वजह से बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर अंग्रेज़ों ने जो इतने सालों तक हमारे देश में राज कर रहे थे, अगर उन्होंने बाउंड्री को बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से मेजरमेंट कर दिया होता तो शायद से चाइना ये क्लेम नहीं करता कि ये बाउंड्री भारत के अंदर वाली भी जो है वो चाइना की है। सो दैट इज़ वाई चाइना ने दावा क्या करा, चाइना ने इसका क्लेम कर दिया कि एक्साई चीन के जो आसपास के इलाके हैं वो भी चाइना के हैं और साथ में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जो हैं वो साउथ चाइना कहलाता है, क्योंकि उसने तिब्बत के इलाके को तो कब्जा लिया था। और तिब्बत जो था आपको पता है कि तिब्बत के अंदर हमने दलाई लामा को तो भारत में शरण दे दी थी, तो चाइना वैसे से किलसा हुआ था। दूसरा, तिब्बत के बाद भी चाइना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने एक्साई चीन को बोला कि वो उनका हिस्सा है। दूसरा, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को बोला कि वो उनका हिस्सा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश छोटा सा स्टेट था, है ना। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी, चाइना ने इस चीज़ का दावा करा। अब जब चाइना ने इस चीज़ का दावा करा तो उसने क्या करा कि एक्साई चीन के क्षेत्र को कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उसने एक पूरी तरीके से एक सड़क बना दी, है ना, स्ट्रैटेजिक रोड बना दिया। उन्होंने रोड बनाने का मेन मकसद यही था कि वो जगह जब उनकी है तो वो रोड बना सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एंड में जाके वॉर हुआ। 1962 के अंदर चीन ने कूप कर दिया और चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश पे और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में अटैक कर दिया।
ये अटैक इतना ज़्यादा गंभीर था कि हमारी बाउंड्री सुरक्षित नहीं थी। आपको पता है कि वैसे भी हमने पहले ही बाउंड्री जो थी, जो मैकमोहन लाइन थी, आप देख सकते हैं, वो पता नहीं थी, और हमने यहाँ की आर्मी को भी पहले ही हटा दिया था, क्योंकि हमें लगता था कि चाइना जो है हमारा एक फ्रेंडली नेशन है तो वो क्या करेगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से हमारे देश पे घात लगा के बैठा हुआ है। वो सिर्फ एक रीज़न चाहता था कि वो कैसे अटैक करेगा। सो फाइनली हुआ क्या दोस्तों, 20 अक्टूबर के दिन ये वॉर स्टार्ट होती है और लगभग 1 महीने 1 दिन चलती है, और 21 नवंबर 1962 के अंदर यहाँ पर जो वॉर है वो ख़त्म हो जाता है। चाइनीज़ आर्मी जो थी पूरी तरीके से एंट्री पॉइंट पे आ जाती है, हमारे बहुत सारे हिस्सों में वो कैप्चर कर लेती है, और साथ में उन्होंने खुद ही वॉर स्टार्ट किया होता है और खुद ही वॉर ख़त्म कर देते हैं। उस समय पे आप देख सकते हैं जो चीफ जनरल स्टाफ के आर्मी के सबसे बड़े हेड थे वो बृजमोहन कौर थे, और यहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रेसिडेंट थे, और वी.के. कृष्णन मेनन वो देश के डिफेंस मिनिस्टर थे, और डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि देश को कितना बड़ा लॉस हुआ। उन्होंने हमारी अक्साई चीन की 72,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन जो थी वो कैप्चर कर ली, और यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाए। 1962 के बाद युद्ध का परिणाम ये हुआ कि देश विदेश के अंदर भारत की छवि बहुत ख़राब हो गई, और यहाँ पे भारत को राष्ट्रीय अपमान झेलना पड़ गया। भारत की नेशनल स्पिरिट, नेशनलिज्म जो है उसको नुकसान पहुँचा। इसकी वजह से बहुत से टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया और रिटायरमेंट ले लिया। वी.के. कृष्णन मेनन जो देश के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और यहाँ पे नेहरू की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो 1962 के बाद ऐसा ये कहा जाता है कि नेहरू जी को इतना बड़ा धक्का लगा कि 1964 के अंदर उनकी डेथ ही हो गई। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नेहरू जी को इस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, और इसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई, और 1964 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है, लेकिन हमें ये समझना है कि पहली बार 1962 के अंदर चाइना के वॉर के बाद यहाँ पर फर्स्ट बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया लोकसभा के अंदर, और कांग्रेस सरकार जो थी वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। कांग्रेस बहुत सारे इलेक्शन जो थी वो हार गई थी, और बाद में सीपीआई, इस वजह से सीपीआई जो थी उसका क्या कहते हैं विघटन हो चुका था, डिस्प्यूट हो चुका था। सीपीआई जब 1925 में बनी थी, और आप देख सकते हैं उसके बाद 1964 के अंदर सीपीआई-एम बन गई थी। तो सीपीआई-एम आज की डेट में अलग पार्टी है और सीपीआई अलग पार्टी, दोनों ही पार्टियां अलग अलग है, सिंबल सेम लगभग लगते हैं लेकिन दोनों पार्टियां अलग है। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ के तहत यहाँ पे चाइना ने हमारे को बहुत तगड़ा नुकसान दिया, और एट प्रेजेंट टाइम चाइना आज भी हमें नुकसान दे ही रहा है। कोरोना वायरस आपको पता है कि उन्हीं की ही देन है, और कोरोना वायरस आज हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपकी राय, आपको ये बताना है कि अगर हमने पंचशील एग्रीमेंट फॉलो करा तो क्या चाइना को पंचशील एग्रीमेंट फॉलो नहीं करना चाहिए था? क्या चाइना ने वॉर लड़के भारत के साथ एक भारत को सही सबक सिखाने की कोशिश करी, या क्या भारत को दूसरे स्टेप लेने चाहिए थे, जैसे कि उसने बाउंड्रीज को नहीं हटाना चाहिए था, या कृष्णन मेनन को डिफेंस मिनिस्टर रहना चाहिए था उस टाइम पीरियड पे या नहीं? ऐसे बहुत से सवाल जवाब जो हैं हमारे सामने आते हैं, जो किताबों में नहीं लिखे होते हैं, टीचर्स नहीं बताते हैं, जिससे आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आप बारीकी से पता कर सकते हैं। सो ये रिलेशन था कहीं ना कहीं चाइना और भारत का, और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पार्ट में पाकिस्तान और भारत के रिलेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जो फॉरेन पॉलिसी का ही हिस्सा है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।